जो फर्स्ट डे, मेरा जो पिछली बार वाला प्री था, मैंने उसमें सिर्फ प्री के हिसाब से किया था, तो बस वो प्री होके रह गया था, मेंस नहीं हुआ हुआ था मेरा। इस बार मैंने सब कुछ साथ में ही तैयार किया था। सर ने कुछ बोला कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मैंने उसी वक्त लिख दिया। सर ने कुछ बोला ये मेंस की हो सकता है, मैंने उसी वक्त लिख दिया। कि ये प्री के लिए है, मैंने उसी वक्त लिख दिया। इस चीज में बहुत हेल्प होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में अपन बोलते हैं ना कि प्री हो गया, कि अब मेंस में क्या पढ़ेंगे, उस वक्त क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। एक टीचर आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। आपको खुद को कुछ ना कुछ तो एक एक सोर्स होता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ना है। हालांकि काफी जैसे गौरव सर है, ये तो 24 आवर्स क्या 25 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, वो बात अलग है। बट एक बच्चे की खुद के अंदर भी होनी चाहिए। जब आपकी विल पावर होगी आप तभी कर पाओगे वो चीजें। हर एक चीज को फर्स्ट डे से लेके चलो कि नहीं इंटरव्यू की तो बाद में देखेंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा था और मेरा नहीं हुआ था। इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम से ही मैं कि मैम बता दूं कि है ये, कि नहीं ये इंटरव्यू में होता है, ये मेंस में होता है, ये प्रीलिम्स में होता है, तो सबने मैंने उन चीजों को फर्स्ट डे से वैसे ही प्रिपेयर किया। शेड्यूल। Yes, yes, I will. At the end of the session, I will. एंड मेंस के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी वो तो न्यू लॉज ही थे, मुझे तो यही लगता है। बाकी सीआरपीसी सीपीसी इनको हम फेस कर चुके थे, हालांकि क्वेश्चन इनमें से ज्यादा आए थे। और इस बार का पेपर ऐसा नहीं था कि कोई बोलते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व कर लो आपका हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको इस बे रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, आई डोंट थिंक आपको पहले वो कवर करना चाहिए, दैट फॉर श्योर। बट बाकी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी नहीं पूछे जाते, और उनको हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार एक क्वेश्चन आया था, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का कुछ था। अब वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। एक मेडिकल ऑफिसर, इनके विटनेस वगैरह के कुछ आए थे, तो अपन को जो चीज पढ़नी है उसको इसी तरीके से पढ़ना है कि अगर आ जाए तो किस तरीके से लिखना है उस चीज को। ऐसा नहीं होता कि हाँ बस ठीक है सिर्फ प्री के हिसाब से देख लो। सीआरपीसी के बहुत सारे बीच में सेक्शंस ऐसे हैं जो ऐसे लगते हैं कि क्यों पढ़ना है इनको। वो चीज होती है, मैं भी थी, मानो मेरी बात, मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ। बट उन चीज को इस तरीके से पढ़ो कि ठीक है पूरी लैंग्वेज ना लिख पाओ, बट एक बार ये चीजें लिख दो कि हाँ अगला समझ पाए, बिकॉज उनको भी पता है कि वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। वो टीचर्स है, उनको ये चीजें पहले से पता होती है। जो चीज इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है, अरेस्ट वाला चैप्टर है, उसमें आप अगर कमी छोड़ रहे हो तो आपकी गलती होगी। इसके अलावा जो चैप्टर्स है जो इतने काम के नहीं है, उनको सिर्फ इतना पढ़ो कि हाँ कि क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, क्योंकि चांसेस कम होते हैं, आ जाए तो आप उनको अटेंड कर पाओ। बात सिर्फ इतनी सी होती है। और मेंस के टाइम में हिंदी इंग्लिश का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं तो बस लो कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। कितने कर लोगे आप? लो में कितने मार्क्स ले आओगे? मेरे 52 आए हैं, एक में शायद 50 या 49 आए होंगे। कितने आ जाएंगे? किसी के 60 आए होंगे। आप इससे ज्यादा नहीं लेके आ सकते। 60 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं सिविल लॉ के अंदर, सिविल क्रिमिनल दोनों के अंदर। इससे ज्यादा आप नहीं लेके आ सकते। आपको हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे आने चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, आपके श्लोक्स होते हैं उनमें, उद्धरण जिनको बोलते हैं। ये चीजें अभी से, उस वक्त तो रटी भी नहीं जाती है कि मैं तो बस 5 उस वक्त रट लूंगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ना इंग्लिश में ऐसा होता है। और मैंने ये चीज फील की, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो हिंदी में रह जाते हैं काफी बार। तो वो चीजें फर्स्ट डे से अपन को देखनी पड़ती है कि अगर आप प्रीलिम्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट महीने में 2 ऐसे 3 ऐसे लिख लो, पढ़ लो। लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो। आपको एक तरीका पता चलेगा कि कैसे लिखना होता है। जजमेंट राइटिंग को बच्चे हाथ ही नहीं लगाते हैं कि नहीं उस टाइम पे देखेंगे कि इनको नहीं कर देंगे। मैंने वैसे ही किया था। जो जो मैंने चीजें गलती करी थी ना फर्स्ट टाइम, वो सब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे जजमेंट राइटिंग। मुझे पता भी नहीं था मैं इसके टाइम में जजमेंट राइटिंग होती क्या है। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम ही देखी थी। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप दिन की एक जजमेंट राइटिंग सोल्व करो या फिर उसको करो, उसका पैटर्न देखो। अगर आप फ्री हो, अगर 3 ईयर का रूल लग चुका है, तो एज ऑफ आप फ्री होंगे, जज सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग्स पढ़ो, आपको बहुत हेल्प होगी। ऐसे में हेल्प होगी, आपकी जजमेंट राइटिंग में हेल्प होगी, आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प होगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला था, मेरे को एक दो का ही टाइम मिला था, बट हेल्प बहुत हुई थी। आपकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं। जो ऐसेज होते हैं उनमें लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं। राइटिंग किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की नॉर्मल हो सकती है, उसको अब सुधारने नहीं बैठ सकते। इतनी बना सकते हैं कि समझ में आ जाए। अगर आपकी राइटिंग समझ में आने लायक है तो उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे नहीं मिलता है टाइम। 2 घंटे का टाइम होता है, आप कितना भी कर लो आपकी राइटिंग वैसी ही आनी है। कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैम भूलने वाली प्रॉब्लम।
मैं आगे पढ़ नहीं पाई, बट हाँ भूलने वाली प्रॉब्लम होती है। रिवीजन उसका बेस्ट आंसर मैं देना चाहूंगी, रिवीजन करो जितना हो सके उतना रिवीजन करो। आपको आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि मैंने सीआरपीसी 5 बार पढ़ ली और मेरे को पूरी याद है, कोई नहीं बोलेगा। 5 बार पढ़ने से आपको सिर्फ पता चलेगा कि सीआरपीसी है क्या, कुछ नहीं होता लोगों का। मैंने, पारुल मैम जो है उन्होंने 150 बार, मुझे याद है, उन्होंने सच में 150 बार सीआरपीसी मेजर सब्जेक्ट इतने पढ़े। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, बच्चे इतनी बार पढ़ते हैं तो ही उनके दिमाग में जाता है कुछ। एक बार आप एक लाइन को पढ़ोगे ना, आप उसको 5 बार पढ़ोगे, उसका कुछ और ही मतलब निकलेगा। ये चीजें आपको समझ में आएगी जब आप डीप एनालिसिस करके वो चीजें पढ़ोगे, उससे पहले नहीं आएगी। आप पहले पढ़ते जाओगे, डेफिनेशंस पढ़ोगे कि हाँ बस ये चीजें होती है। जब कनेक्टिविटी होगी ना, जब सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट कर रही है। उससे पहले ये चीजें नहीं हो पाती है, और थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको टाइम लगेगा, मुझे भी लगा था। बट ये मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एक आर्ट्स का स्टूडेंट आके इसमें कर रहा है, तो क्योंकि मेरा सिर्फ थ्योरेटिकल बेस रहा था हमेशा से, हमारे ऐसे नहीं होता था कि हाँ कब हुआ सिर्फ इतना पता है हमको, क्यों कैसे प्रैक्टिकल चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अगर मैं इस चीज में अडेप्ट कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल इस चीज को कर लोगे। इस चीज को इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अब मैं मतलब कि बन गई हूँ आर्टिस्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया ना कि लोग इतने प्रेशर में आ जाते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस पोस्ट पे आ चुकी हूँ, बट मुझे पता है कि उस प्रेशर में पढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज उस प्रेशर को फील मत करो। आप उस चीज को करो कि नहीं, हो जाएगा, अपन कर लेंगे। अ, मुझे जितना लगता है न्यू लॉज इंक्लूड हो चुके हैं, इवन एपीयू में भी, जेएलयू में भी ऐड हो चुके हैं, और इसकी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुझे भी ये लगा था कि आरजेएस में मेंस में पता नहीं ऐसे आ गए तो सीआरपी से कुछ दे दिया या फिर आईपीसी से कुछ दे दिया। क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। जिन बच्चों को सीआरपीसी याद थी उन्होंने सीआरपीसी लिखी है, जिनको बीएनएसएस याद थी उन्होंने बीएनएस याद। मैंने न्यू लॉज पढ़ ली है। मैंने जब प्रिपरेशन शुरू करी थी न्यू लॉज आ गए थे, मुझे सभी लोगों ने वही सजेस्ट किया था कि आप न्यू लॉज करो। बिकॉज जनरली ऑनरेबल हाई कोर्ट ये प्रेफर करते हैं कि अगर ओल्ड लॉज प्रिवेल हो चुके हैं तो यू शुड डू द न्यू वंस ओनली। व्हाट यू डिफाइन फॉर ऐसे राइटिंग? फॉर ऐसे राइटिंग मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने से काफी, ये चीजें बहुत कॉमन लगती होगी, सबको लगती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या हो जाएगा, बट होता है। आपको आनी चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज होती है ना वो सुधरती है। आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में। हाँ बोल सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी है। द हिंदू की थोड़ी सी टिपिकल आपको नहीं समझ में आती होगी, बट ठीक है। जो नॉर्मल हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं आप उनको पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उनको पढ़ो। आपकी जो वर्ड्स वर्ड्स है ना वो अपने आप मेंटेन होने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसे राइटिंग मुझे जो होती थी, मुझे अच्छे वर्ड्स नहीं मिलते थे कनेक्ट करने के लिए। कंटेंट सब कुछ पता था क्योंकि मेरा आर्ट्स रहा है, तो मुझे कंटेंट काफी कुछ पता रहता था। जो अपन ऐसे राइटिंग में आपको भी पता चलेगा कि सब इंटरनेशनल चीजें मेरी ऑलरेडी अच्छी थी, सब पढ़ा हुआ था मेरा। बट मेरी जो कनेक्टिविटी थी वो अच्छे से नहीं हो पाती थी। मेरी लीगल लैंग्वेज या फिर जो भी बोलो आप, जो बेटर इंग्लिश होती है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो न्यूज़पेपर से आपको काफी हेल्प होगी। दृष्टि के आपको कि बहुत मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाती है गूगल पे, किसी भी टॉपिक्स की लिखो आप। यस, द नेक्स्ट वन इज दैट। मैम केस कैसे करें? आपके बार बार मैसेज जा रहे हैं, मुझे वापस देखने पड़ेंगे। केस लो को अगर मैं बताना चाहूंगी तो केस लो, बहुत मेजर मेजर केस लो आप, जैसे सीपीसी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं केस लो, जितना मुझे लगता है। जैसे सीपीसी है, सिलेक्टिव केस लो है, उसके अलावा आप मत करो रेफर, बिकॉज सीपीसी इज ऑल अबाउट डायरेक्ट। सीआरपीसी में अगर आप जा रहे हो तो सीआरपीसी में आप केस लो दे सकते हो, वो भी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के, अरेस्ट वाले चैप्टर के, बेल के, अपील के। इसके अलावा आप केस लो जा रहे हो तो बहुत लैंडमार्क केस लो इन चीजों में, क्योंकि जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले में उसमें वो केस लो ही पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर ही है। कई हेडिंग्स तो ऐसी है जो केस लो से ही चलती है। ऐसी चीजों में आप केस लो रिफर करो, क्योंकि वो केस लो के ही मार्क्स देंगे आपको। अदर देन दिस आप बैरेक तक सीमित रह सकते हो। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन दे दो प्लीज। हाँ, हाँ केस लॉ में आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो लैंडमार्क केसेस है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट की हेल्डिंग्स अभी रिसेंट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट काफी एक्टिव हो गया है। रोज रोज नई हेल्डिंग्स आ रही है, तो आपको लाइव लॉ पे आपको फोकस रहना चाहिए, जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं नहीं थी इतनी, मुझे यूज भी नहीं करना, मुझे सर ने सिखाया है कि कैसे उसको यूज करते हैं, मुझे यूज भी करना नहीं आता था।
तो मुझे लगता है कि अभी रिसेंट में काफी हेडिंग्स आ रही है कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी रेफरेंस चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। आपको लाइव लो पे एक्टिव रहना चाहिए। इसके अलावा जो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना, वो अपने आप ध्यान में आ जाते हैं आपके। आप केस लो के पीछे मत जाओ कि मैं ढूंढूंगा केस लो, ऐसे मत जाओ, क्योंकि ऐसे आपको इतने केस लो हो जाएंगे कि आप बैलेट्स भूल जाओगे। जो लैंडमार्क केस होगा ना, वो अपने आप सामने आ जाएगा आपके, ऐसा कुछ छुपने वाला नहीं है। आप किसी ना किसी की गाइडेंस में तो रहोगे ना, अकेले तो पढ़ने से होगा नहीं, नहीं होता है। आपको पता नहीं कितने लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूट या फिर एक टीचर से कुछ नहीं होगा। मैं तो बोलूँ, मैं करूँ, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई 10-15 को होगा, ऐसे मैं तो ऐसा करना चाहूंगी, इतने गाइडेंस रही है मेरी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि आप केस लो के पीछे जाओ तो ही होगा। लैंडमार्क केस लो है, आपको बहुत बुक्स मिल जाएंगी। परीक्षा मंथन बेस्ट है जितना मुझे लगता है, उसमें बहुत सारे केस लो है। उसके अलावा केस लो के पीछे मत जाओ, लाइव लो देखो, बहुत अच्छी हेडिंग है तो ही उसको लिखो। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट्स है सुप्रीम कोर्ट, उन्हीं को ही रिफर करते रहते हैं, बार बार उनको रिट्रेट करते रहते हैं। बाकी केस लो के पीछे मत भागो। अगर आपका सब कुछ तैयार हो चुका है ना, तो आप केस लो के पीछे जाओ। पहले बैलेट्स पढ़ो, कम से कम उनको 10-15 बार पढ़ो। आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पेज की इस लाइन पे क्या लिखा है। उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो, उनकी लैंग्वेज अडेप्ट कर लो, कि हाँ कोई पूछे तो मुझे जो मैन वर्ड्स है एटलीस्ट वो तो पता हो ना कि उसमें लिखना क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसको प्री को अलग हिसाब से पढ़ना पड़ता है, उसको मेंस में अलग हिसाब से पढ़ना पड़ता है, और इंटरव्यू में अलग हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये चीजें होती हैं। तो इन चीजों को अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। मैं जितना, अगर आपको अभी इनिशियल स्टेज में हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, पहले बैलेट पे फोकस रहो, तभी आप बाकी चीजों में जा पाओगे, जो भी ऐसे राइटिंग वगैरह है ना, सब कुछ। क्योंकि पहले लो तो क्लियर करना पड़ेगा ना, वही बात है। प्रीलिम्स में भी 80%, जो 70% जो पेपर होता है, वो लो का होता है। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो पहले लो पे फोकस करो, पहले सारे बैरेक्ट रख डालो, कि कुछ भी ऐसा ना बचे। उसके बाद में बाकी चीजों पे जाओ। सर, बच्चों के शायद क्वेश्चंस आ रहे मैम हैं, एक बार आप वो क्वेश्चंस ना अपने बाद में कर लेंगे निकिता। बच्चे अच्छा क्वेश्चंस भेज चलो। रहे हैं ना, अपने बाद में कर लेंगे। जैसे कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एक 3-4 क्वेश्चंस का एक ही कॉमन हो जाएगा, अपने वो कर लेंगे बाद में, अच्छा अच्छा, है ना। चलो ठीक है, मैं भी इंटरव्यू वाले पे आ जाती हूँ, फिर अगर कुछ होगा तो आई विल आंसर, मेंस का कुछ होगा तो। इंटरव्यू मेरा मेंस मैंने दे रखा था, तो थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, बट मेरे को उस डर का एक्सपीरियंस था। तो मेंस मैंने अच्छे से टैकल किया था। इतना अच्छे से भी नहीं हो पाया था, जैसे मैं 1.5 घंटे में अगर बोलूँ तो मैं डर गई थी कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इस बार सिविल और क्रिमिनल दोनों के पेपर काफी लेंदी थे, बहुत लेंदी थे। पैटर्न चेंज हो चुका था। बट थैंक गॉड मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका था। मैं ऐसे राइटिंग वगैरह सब मैं काफी अच्छे तरीके से करके आई थी, कंप्लीट हो गया था, मैं सेटिस्फाइड थी। मुझे ऐसा डर था कि ऐसा ना हो कि मैं रिग्रेट करूं कि मेरी मेहनत खराब जाए, तो मैंने कैसे ना, क्योंकि वहां पे राइटिंग नहीं देखे, लो वाले पेपर में राइटिंग नहीं देके जाती है आपकी। मैंने बस कैसे ना कैसे करके पेपर कंप्लीट कर दिया। मैं फर्स्ट थी जो सेंटर से ही बाहर आई थी, और मुझे गूज